पंजाब के दो लड़के पहले तो शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उनके बढ़ते हुए झगड़े को देखने के बाद किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचते ही हर दोनों को ही पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और जैसे ये दोनों जेल जाते हैं, जेल जाने के कुछ दिनों के बाद अदालत की तरफ से एक फैसला आता है कि इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। इन दोनों को जैसे ही सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है तो होश फाख्ता हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं, अदालत ने कहा था कि इन्हें चौराहे पर ले जाने के बाद इन दोनों का सर कलम कर दिया जाए। लगभग जब इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करने के बाद 3 साल 2 महीने और 19वें दिन की ये बात है। दोनों को चौराहे पर ले जाने के बाद उनका जब सर कलम कर दिया जाता है, उनके घर वालों को इस बात की कतई सूचना नहीं दी गई थी। लगभग 54 दिन बीत जाते हैं और 54 दिन बीतने के बाद आखिरकार परिवार वालों को एक पत्र मिलता है और उस पत्र के माध्यम से पता चलता है कि उन्हें तो सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था और उनका सर भी कलम कर दिया। अब इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन दोनों ने ऐसा क्या अपराध किया था कि भारत के रहने वाले उन दोनों व्यक्तियों को, एक का नाम सतविंदर सिंह होता है और दूसरे का नाम हरजीत सिंह होता है, जिन्हें सऊदी अरब में उनको सज़ा दी जाती है, वो भी सजाए मौत दी जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है सऊदी अरब से। दरअसल 21 फरवरी 2019 की बात है। सतविंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी यानी कि सीमा रानी को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उस दिन खुश था, चहका हुआ था। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम आज ठीक हो, आज तो बहुत अच्छे से बातें कर रहे हो। वो पूछता है कि सबसे पहले बताओ कि बेटी कैसी है। दरअसल उसकी बेटी की उम्र लगभग उस वक्त 13 साल के आसपास रही होगी। पत्नी कहती है कि बेटी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती है। वो पूछता है कि पिताजी और माताजी कैसे हैं। पत्नी कहती है कि माताजी और पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, तुम अपनी बताओ कि तुम कैसे हो। वो कहता है कि मैं राहत की सांस ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे मामले में भारत की सरकार ने हस्तक्षेप जो कर दिया है, अब देखना बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा फैसला आएगा और मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। जैसे पत्नी से ये बात कही, पत्नी एकदम खुश हो जाती है। उसे लग रहा था जैसे कि वो लगातार मुरादें मांग रही थी, उसकी मुरादें पूरी होने वाली हैं। अब पत्नी आराम से फ़ोन रखती है। फ़ोन रखने के बाद 2-4 दिन बीतने लगते हैं और वो लगातार फिर खुशी का माहौल में थी और ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। 16 अप्रैल 2019 की सुबह का वो वक्त था। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से एक पत्र उस महिला के हाथ में लगता है और जैसे ही महिला के हाथ में पत्र लगता है, उस पत्र को पढ़वाया जाता है तो पता चलता है कि जो उसके पति को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था, उसके पति के सर कलम करने की बात कही गई थी, उसके पति को तो अब से लगभग 54 दिन पहले ही सजाए मौत दे दी गई है। यानी कि उसके पति का सर कलम कर दिया गया है। न केवल उसके पति का सर कलम किया गया है, बल्कि उसका एक साथी होता है, उसके साथी का नाम हरजीत सिंह होता है, उसका भी सर कलम कर दिया जाता है। और जैसे ये बात सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों में उस वक्त उतने लेवल पर यह खबर आई नहीं थी जितने लेवल पर यह खबर बननी चाहिए थी। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोकसभा के चुनाव के चलते इस खबर पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान देना चाहिए था। हालांकि पत्नी ने काफ़ी हाथ पैर मारे, हाई कोर्ट भी जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, एक हरजीत सिंह नाम का एक लड़का होता है और हरजीत सिंह जो कि पंजाब के लुधियाना का एक समराला जगह होती है, वहाँ का एक गांव लगता है कुब्बा का वो रहने वाला होता है। 7 बहन भाई होते हैं उस हरजीत सिंह के, और जो सबसे बड़ा भाई होता है और साथ ही एक वो छोटा भाई होता है जो सबसे छोटा होता है, उसका नाम हरजीत सिंह होता है। बाकी 5 बहनें होती हैं, 7 बहन भाई। ये परिवार बेहद गरीब परिवार होता है, खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा लाले पड़े हुए थे। माता और पिता, जिनका नाम होता है पिता का नाम बुद्ध सिंह और माँ का नाम जसविंदर कौर। दरअसल इनकी एक ही चिंता होती थी कि आखिरकार किसी भी तरकीब से बच्चों की शादी हो जाए, ख़ासकर बहनों की शादी हो जाए। तभी सबसे छोटा वाला बेटा होता है जिसका नाम हरजीत सिंह होता है। हरजीत सिंह अपनी माँ से कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी एक आदमी से बातचीत चल रही है, वो मुझे सऊदी अरब भेजने के लिए कह रहे हैं। बस 2 लाख रुपए का अगर तुम मेरे लिए इंतज़ाम कर दो तो 2 लाख रुपए लेने के बाद वो मुझे सऊदी अरब भेज देगा। वहाँ मुझे ड्राइवर की अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छे खासे पैसे कमा कर आपको दूंगा। जैसे घर वालों ने ये बात सुनी, घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, जहाँ से वो इकट्ठे कर सकते थे, 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करते हैं और इंतज़ाम करने के बाद हरजीत सिंह को दे देते हैं और हरजीत सिंह के माध्यम से वो पैसे एजेंट के पास पहुँच जाते हैं और वो लड़का यहाँ से सीधा पहुँच जाता है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब पहुँचता है तो सऊदी अरब जाने के बाद लगभग वो काम करना शुरू कर देता है। ये बात साल 2007 की है। 2007 में जाता है, उसके बाद फिर लगभग 5 साल के बाद साल 2012 में वो वापस आ जाता है। और जब वापस आता है तो वहाँ से आने के बाद
जो भी परिवार की थोड़ी बहुत स्थिति ठीक होती है, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पाता था जितने कमाने की उसने एक उम्मीद जताई थी कि सऊदी अरब जाएगा, भारत से कहीं ज़्यादा वहाँ पैसे कमाएगा, अपने माँ बाप को भेजेगा, बहनों की शादी होंगी। जो दुख था उसके साथ लगातार बना रहता है। आखिरकार 2012 में वो आता है तो उसकी शादी भी कहीं ना कहीं तय हो जाती है, और जब शादी तय हो जाती है तो इस बात को लेकर भी वो खुश था। लेकिन उसने कहा कि एक चक्कर और मैं सऊदी अरब का लगाता हूँ, वहाँ जाने के बाद उसके बाद फिर दोबारा से, यानी कि वो फिर से सऊदी अरब चला जाता है साल 2013 में, और वहाँ पर अल माजिद नाम की कंपनी होती है और उस कंपनी में उसको काम लग जाता है, यानी कि वो ड्राइवर का काम करने लगता है। अच्छी खासी तनख्वाह थी। वहाँ उसकी दोस्ती हो जाती है एक व्यक्ति से जिसका नाम होता है सतविंदर सिंह। दरअसल सतविंदर सिंह भी पंजाब, यानी कि भारत के पंजाब प्रांत का एक जगह लगती है लुधियाना के सरदारपुर कुलिया का वो रहने वाला होता है। और सतविंदर सिंह के परिवार की अगर बात करें तो वो भी साल 2013 में सऊदी अरब गया था पैसे कमाने के लिए। परिवार में उसकी एक बेटी होती है, पत्नी होती है और माता और पिता होते हैं। बहुत छोटी सी फैमिली, छोटा सा परिवार, जो कमाता था घर बेचता था, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। और अच्छे चलते चलते वहाँ जब पहुँचते हैं तो इनकी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम आरिफ इमामुद्दीन होता है, और आरिफ इमामुद्दीन से इनकी दोस्ती हो जाती है। तीनों दोस्त सतविंदर सिंह, हरजीत सिंह, आरिफ इमामुद्दीन, तीनों की दोस्ती थी। लेकिन दोस्ती के साथ साथ ऐसा बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि तीनों जब ट्रक चलाया करते थे हाईवे पर, तो ट्रक चलाते चलाते उन्हें एक आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है लूट करने की, राहजनी करने की। कोई लोग मिलते थे तो उनके साथ वो लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे दिया करते थे। एक दिन ऐसे ही लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से जो पैसा होता है उस पैसे के बंटवारे को लेकर इनमें झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि इन दोनों के हाथों से, यानी कि सतविंदर सिंह और हरजीत सिंह के हाथों से, दोनों के हाथों से आरिफ इमामुद्दीन का कत्ल हो जाता है, वो मारा जाता है। जब वो मर जाता है तो उसकी लाश को वो रेगिस्तान के गार में फेंक देते हैं, जिससे क्या उसका किसी को पता ना चल सके। अब इसके बाद कुछ वक्त आराम से बीत जाता है, किसी को इस बात का पता नहीं था। लेकिन ये दोनों एक दिन झगड़ा कर रहे थे। ये बात है 9 दिसंबर 2015 की। तभी पुलिस को सूचना पहुंचती है कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है तो इनके झगड़े की, इनकी शराब पीने की जब सूचना थी, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। इस बात की सूचना भारत की सरकार, यानी कि राजदूत के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाती है, और बताया जाता है कि ये जो गए थे इनके 2 साल के लिए गए थे, इनका जो वीज़ा वगैरह था वो भी शायद ख़त्म हो रहा था। तो भारत से प्रत्यर्पण की जो एक कार्रवाई होती है, उनको वापस लाने की इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इसी बीच में किसी ने कानाफूसी इस बात की कर दी कि इन दोनों ने कत्ल किया है। एक आरिफ इमामुद्दीन नाम का लड़का है जो कि भारत का रहने वाला है, उसका इन्होंने मारा है। क्यों मारा है, क्यों नहीं, तब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, कोई किसी को खबर नहीं थी। लेकिन पुलिस को जैसे ही खुफिया तंत्र से एक सूचना मिलती है, उस सूचना को वो गंभीरता से लेते हैं, और जब इनसे बातचीत चलती है तो बातचीत करने के बाद पता चलता है कि सचमुच इन्होंने एक कत्ल किया है। ये लूटपाट भी किया करते थे, और ये जब वहाँ की सरकार इनसे जो कानून था जब पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद ये अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। BBC रिपोर्ट के अनुसार जो मंत्रालय की तरफ से पत्र मिलता है, उस पत्र में ये साफ साफ कहा गया था कि इन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। वो कबूल इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था या पुलिस जैसे ज़बरदस्ती करती है वैसा कबूल किया था, ये तो खैर वहाँ की सरकार ही जान सकती है। लेकिन ये सतविंदर सिंह और हरजीत सिंह ने जब अपना जुर्म कबूल कर लिया, तब वहाँ की अदालत ने इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। और सजाए मौत का हुक्म सुनाने के बाद ये कहा था कि इनको चौराहे पर ले जाने के बाद इनका सर कलम कर दिया जाए। दोनों के, यानी कि जो पंजाब के दोनों लड़के होते हैं, सतविंदर और हरजीत, इनको चौराहे पे ले जाया जाता है, और 28 फरवरी 2019 को इन्हें जो मौत की सज़ा थी वो पूरी कर दी जाती है। लेकिन इस बात की जानकारी ना तो सरकार के किसी नुमाइंदे को दी जाती है और ना ही इनके परिवार वालों को दी जाती है। जबकि परिवार वालों के बीच में जब फ़ोन आता था, घर वाले आराम से बातचीत क्या करते थे, तो किसी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर इतनी बड़ी बात भी होने वाली है। और 28 फरवरी 2019 को जैसे ही इन्हें सज़ा दे दी जाती है, सज़ा देने के बाद इसके बाद फिर जेल से ही फ़ोन पहुंचता है, सूचना दी जाती है। पहले सीमा रानी को उसके पास फ़ोन पहुंचता है, और सीमा रानी के बाद फिर इसके घर वालों, जो दूसरा था हरजीत, उसके घर वालों को भी सूचना दे दी जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार के लोग, खासकर जो हरजीत होता है, उसके माता पिता कह रहे थे कि उनको याद ही नहीं है कि वो उन्होंने अपने बेटे से आखिरी बार बातचीत कब की थी। जब बातचीत की थी तब वो अच्छा था, खुश था, लेकिन इसके पहले और बाद की उन्हें कुछ याद ही नहीं है। लगभग 2007 में वो यहाँ से सऊदी अरब चला गया था। 2012 में कुछ समय के लिए वो आया था, उसके बाद में फिर वापस चला जाता है, और उसके बेटे की किस तरह से जो
वहाँ पर सर कलम कर दिया जाता है। इस बात को लेकर पंजाब की सरकार ने भी काफ़ी विरोध किया था, ऐतराज़ किया था कि कम से कम घर वालों को इस बात की सूचना दे देनी चाहिए थी। अब इसके बाद फिर जो ये सतविंदर होता है, उसकी पत्नी ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसके जो पति है इसके मामले में जांच पड़ताल की जाए। ये 8 अप्रैल 2019 की बात है, जब ये हाई कोर्ट में अपील करती है कि उसके पति के बारे में सूचना दी जाए, जानकारी दी जाए। पता चलता है कि लगभग ठीक 8 दिन बाद, नहीं 16 अप्रैल 2019 को इस बात की जानकारी मिलती है। यानी कि उसको सज़ा दे दी गई थी लगभग 54 दिन पहले 28 फरवरी 2019 को, और घर वालों तक सूचना पहुंचती है 16 अप्रैल 2019 को। इस बात का उन्हें बहुत दुख था, अफसोस था। परिवार वालों ने काफ़ी कोशिशें की कि उनका जो लाश थी, उनका जो शव था, कम से कम वो तो मिल जाए, उसे देखकर कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। लेकिन वहाँ की सरकार का एक नियम है, अगर किसी को इस तरह की सज़ा दी जाती है तो वो किसी की डेड बॉडी नहीं देते, बल्कि 2 महीने के बाद एक प्रमाण पत्र घर वालों को दे दिया जाता है कि तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं या जिसको सज़ा दी जाती है कि उसको सज़ा इस तरह से दी गई, फला तारीख को दी गई, उसका ये मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। घर वालों की ये जो सूचना मिलती है, वाकई उनके परिवार वाले की जो ज़मीन थी वो खिसक चुकी थी। सब कुछ कमाने धमाने वाले वही दोनों लड़के थे, और उन दोनों के साथ भी ऐसी वारदात हो जाती है। ये इमामुद्दीन के बारे में भी मैंने सर्च करने की कोशिश की कि भारत के किस हिस्से में वो रहता था, किस हिस्से में नहीं रहता था, लेकिन इस बात की ज़्यादा जानकारी दी नहीं गई, क्योंकि जिस वक्त ये खबर चल रही थी, जिस वक्त ये खबर सूचना सऊदी अरब से इंडिया तक आई थी, उस वक्त भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, और चुनाव के दौरान इस तरह की खबर को ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई थी, और इन दोनों की जो मौत की सज़ा थी उस पर ज़्यादा बातचीत हो ही नहीं थी। ना किसी पक्ष ने इस मामले को उठाया था, ना विपक्ष ने मामले को उठाया था। जैसे कि आजकल एक मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के एक मुंडाली थाना लगता है, और मुंडाली का गांव लगता है रछोता। वहां का रहने वाला जैद होता है। जैद को उसके पास लगभग 705 ग्राम नशीला पदार्थ पाया जाता है, और उसी के एवज़ में उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। इस बात की जानकारी जो होती है वो सऊदी अरब सरकार से भारत के विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय से सीधा उत्तर प्रदेश के जो ज़िला मेरठ है उसके डीएम से एसएसपी, और एसएसपी से मुंडाली थाना जो होता है वहाँ की एसएचओ सोमिया के माध्यम से परिवार वालों को 1 दिसंबर 2024 को ये जानकारी दी जाती है कि तुम्हारे जो बेटा है उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है, और इसके लिए आपको एक अपील करने का भी अवसर दिया गया है कि आप चाहो तो अपील कर सकते हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में एक चीज़ बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि जैद की जो सज़ा थी वो फांसी की सज़ा से कम करके शायद उसे 15 साल कर दिया गया है। ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन परिवार वालों को इस तरह की सऊदी अरब से उसके जो साथ काम करने वाले लोग थे वहाँ से इस तरह की सूचना मिल रही है। जैसे क्या पहले जो कहानी सुनाई थी 2019 की, जिसमें सीमा के पास फ़ोन पहुँचता है कि भारत की सरकार मेरी मदद कर रही है, और 21 फरवरी 2019 को वो बात करता है अपनी पत्नी से, और ठीक 7-8 दिन के बाद यानी कि 28 फरवरी को उसे सजाए मौत का हुक्म सुना कर यानी कि उसका सर कलम कर दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो जैद के साथ भी कुछ ऐसे ही अंधेरे में रखा जाए, या हो सकता है कि सरकार इसके लिए कुछ मेहनत कर रही हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह के सऊदी अरब में कानून बने हुए हैं उस हिसाब से उनका कानून का पालन भी कराया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाकर कई बार जो जुर्म होता है उसको ज़बरदस्ती कबूल भी कर लिया जाता है। ऐसे में हमारी सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इसमें पूरी तरह से हस्तक्षेप करके जो निर्दोष हों कम से कम उनके साथ तो ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जाते जाते आज बाराबंकी की रहने वाली हैं आयुषी वर्मा। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अलीगढ़ से इकरार खान है, गाज़ीपुर से कोमल चौहान, मऊ से अशरफ जमाल, सुल्तानपुर से दिव्या, झारखंड से पंकज कुमार गुप्ता, अवान हमज़ा, मोहम्मद मसूद राजस्थान से, बबलू पटेल उज्जैन से, मोहम्मद तौफीक समस्तीपुर से, डॉक्टर अजय कुमार झांसी से, सलोनी चौधरी दिल्ली से, गुजरात से मुबारक आलम, देहरादून से सुंदर रावत, जसीम अख्तर, सनी कुमार नालंदा से, मोहम्मद अजीम खान फर्रुखाबाद से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।